हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक वैल्यू एडेड कोर्स का टॉपिक एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल बाय वेरी पॉपुलर ब्रिटिश राइटर E.M. फॉस्टर। दिस कम्स अंडर रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। वैल्यू एडेड कोर्सेज को रिसेंटली ऐड किया गया अंडर दी NEP सिलेबस और आपको बाकी सभी टॉपिक्स के भी लगभग सभी वीडियोस मिल जाएंगे। DSC 1, DSC 3, 4, 5, 6 अपने सेमेस्टर के हिसाब से आप लोग इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम दीज प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। VSc कोर्सेज आपके सभी सेमेस्टर में हैं। एट प्रेजेंट आई एम सेइंग इट सेमेस्टर 1, बट अगर आप सेमेस्टर 2 में इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, अगर सेमेस्टर 1 में नहीं किया तो सेमेस्टर 2 में करेंगे, तब भी आपका कोर्स और सिलेबस सिमिलर रहेगा। ये 3 टॉपिक्स हैं आपके वैल्यू एडिशन कोर्स के अंडर एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल। ये हम आज करने वाले हैं। बंकिम चंद्र चैटर्जी का आनंद मठ, वेरी सून वी विल बी डूइंग इट, एंड चमन नहाल आज़ादी। तो ये 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे अंडर दिस प्लेलिस्ट। मेरे प्लेटफॉर्म पर लगभग 2000 वीडियोस अवेलेबल हैं और मैं उन सभी वीडियोस में यही कहती हूँ कि जो भी टॉपिक्स आप करें, सबसे पहले राइटर के बारे में लिखिए। E.M. फॉस्टर हमारे राइटर हैं, बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं। बहुत सारे और भी पॉपुलर वर्क्स भी हैं, उनके बारे में भी हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। E.M. फॉस्टर्स इन्फ्लुएंशियल वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल पब्लिश्ड इन 1927। वर्क का पब्लिशिंग ईयर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बहुत ही एक अर्ली अटेम्प्ट है टू एनालाइज द जॉनरा ऑफ द नॉवेल। नॉवेल्स किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के होने चाहिए। कैनोनिकल टेक्स्ट, एक बेंचमार्क टेक्स्ट हम किसको कह सकते हैं, किस तरीके से नॉवेल्स को क्रिटिकली रीड किया जाना चाहिए। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस टॉपिक। This was actually not a written text earlier, this was a lecture series. उन्होंने E.M. फॉस्टर जी ने कुछ लेक्चर्स डिलीवर किए थे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। Therefore the work is very lucid. बिल्कुल आपको लगेगा कि राइटर इज टॉकिंग टू यू, कॉन्वर्सेशनल टोन में है पूरा वर्क एंड कैन वेरी इजीली बी अंडरस्टूड। E.M. फॉस्टर काफ़ी पॉपुलर इंग्लिश राइटर थे और आपको E.M. फॉस्टर के बाकी वर्क्स की भी नॉलेज होनी चाहिए इस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सभी वर्क्स तो आप नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता दूंगी। पैसेज टू इंडिया आप ज़रूर पढ़िए। पैसेज टू इंडिया आपको मेरी वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा। आप पैसेज टू इंडिया और मेरा नाम पूनम दुआ सर्च बॉक्स में डालेंगे यूट्यूब के, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। तो जितना आप एक्सटर्नल नॉलेज रखेंगे ना, उतना आपको लिटरेचर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिटरेचर इज समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। तो इन टेक्स्ट्स के नाम याद रखिए, काफ़ी पॉपुलर राइटर थे। अ रूम विद अ व्यू, हॉवर्ड्स एंड अ पैसेज टू इंडिया। These are the popular works under novel. Angels Fear to Tread, Longest Journey, Room with a View, Howard's End, Passage to India इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मॉरिस, जो कि लगभग उनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है। आर्किटेक्ट समर उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था और मॉरिस भी उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। प्लेज एंड पेजेंट्स, एबिंगर हार्वेस्ट, इंग्लैंड्स प्लेजेंट लैंड, दिस इज अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, ये भी क्रिटिसिज्म का पार्ट है। फेमिनाइन नोट इन लिटरेचर, जो उनकी डेथ के बाद 2001 में पब्लिश हुआ। ये दो उनकी लिखी हुई बायोग्राफीज हैं, गोल्ड्सवर्थी, लोवेस डिकिंसन एंड मारियन थॉर्टन, डोमेस्टिक बायोग्राफी। नाम जितने आप याद रख पाए उतना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट मेजर वर्क जरूर याद रखिए। इस तरीके से बुलेटेड पॉइंट्स क्रिएट करके अगर आप राइटर की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके एग्जामिनर बड़े इंप्रेस होते हैं एंड यू टेंड टू गेट गुड मार्क्स। ट्रेवल राइटिंग, एलेक्जेंड्रिया, फेरोस एंड फेरियन, थ्रू द एजेस एंड द हिल ऑफ डेवी। अगर आप ये सब कुछ याद रख पाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए वापस आते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। एक बार फिर से देखते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल है क्या। दिस इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स विच ही डिलीवर्ड इन ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, दैट इज द टाइटल। तो इसी टाइटल को एनालाइज किया गया है, आई मीन नॉवेल को एनालाइज किया गया है बाय E.M. फॉस्टर। नॉवेल, फॉस्टर क्या कहते हैं, नॉवेल कैन बी डिलाइटफुल एंड प्रोवाइड एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर मतलब एक सरफेस लेवल का प्लेजर जो कि रीडर्स को मिलता है, उसके साथ ही साथ गुड कंटेंट और गुड स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, वोकेबलरी, ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस किस तरीके से इस्तेमाल की गई। To enumerate this, Foster uses the examples from many classic English novels. वो examples भी हम पढ़ेंगे अभी।
तभी मैं आपको कह रही थी कि लिटरेचर को ना आइसोलेशन में समझना बड़ा मुश्किल है, कि आप सिर्फ एक ही नॉवेल, एक ही टेक्स्ट, एक ही क्रिटिसिज्म एनालिसिस पढ़ें। आपको जब तक एक्सटर्नल नॉलेज नहीं है बहुत सारे और टेक्स्ट की, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिटरेचर को समझना। In the introductory of aspects of the novel, Foster defines novel as a fiction in prose of certain extent. एक ऐसी फिक्शन जो कि प्रोज में लिखी गई है और उसकी एक डायमेंशन है। लिटरेचर में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पोइट्री को दी जाती है, क्योंकि पोइट्री सबसे पहले लिखनी शुरू हुई थी। जब पोइट्री लिखी भी नहीं जाती थी तब भी ओरल फॉर्म में प्रेजेंट थी, राइट। तो वो लिखते हैं कि पोइट्री सबसे ज्यादा विक्टोरियस है, ट्रायम्पेंट है इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बट द सेम कैनॉट बी सेड ऑफ इट्स फिक्शन। इन अ रादर कैंडिड assessment he writes, no English novelist is as great as Tolstoy. लियो टॉल्स्टॉय काफी पॉपुलर रशियन राइटर थे। उन्होंने कहा कि लियो टॉल्स्टॉय के जैसा ग्रेट राइटर आज तक नहीं हुआ। दैट इज टू से has given so complete a picture of man's life both on its domestic and heroic side. बहुत अच्छे से किसी ह्यूमन बीइंग को, मैन काइंड को एनालाइज करते थे और अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट कर दिया करते थे ब्यूटिफुली। एंड देन ही सेज, नो इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैज explored man's soul as deeply as Dostoevsky. Dostoevsky भी पॉपुलर रशियन राइटर थे, उनके बारे में उनकी तारीफ भी की गई है। And no novelist anywhere has analyzed the modern consciousness as successfully as Marcel Proust. तो ये तीन नाम आपको भी याद रखने। टॉल्स्टॉय की बहुत तारीफ की उन्होंने, डॉस्टोवस्की की बहुत तारीफ की और मार्सेल प्राउस्ट की। और क्रिटिक के बारे में वो क्या कहते हैं? क्रिटिक के बारे में E.M. फॉस्टर कहते हैं, ही क्वेश्चंस मस्ट हैव अ वाइड आउटलुक एंड प्रोविंशियलिज्म इन अ क्रिटिक इज अ सीरियस फॉल्ट। राइट, वो कहते हैं कि कई बार जो क्रिटिक्स होते हैं उनका आउटलुक बहुत ही वाइड होता है और एक पर्टिकुलर प्रोविंस, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में क्रिटिक बहुत ज्यादा जानता है। दैट इज द सीरियस फॉल्ट। क्योंकि एक क्रिटिक ऐसा होना चाहिए जिसको बहुत ही ओपन, बहुत ही वास्ट नॉलेज हो हर कल्चर की, हर सिविलाइजेशन की, तब वो क्रिटिक जो है अच्छा क्रिटिसिज्म कर पाएगा किसी भी नॉवेल का। लेकिन क्रिटिक्स जो होते हैं मेनली किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आउटलुक है वो बहुत वाइड नहीं हो पाता। क्रिटिक्स मस्ट हैव अ वाइड आउटलुक। फिर वो हमें मतलब बताते हैं वर्ड एस्पेक्ट्स का। एस्पेक्ट मैंने आपको बताया नॉवेल के कितने क्या डायमेंशंस है। फॉस्टर टर्न्स his attention to the word aspect in the title. Aspects of novel हमारा टाइटल है ना। The word has been chosen primarily because it is vague and unscientific. कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, तो वो एस्पेक्ट्स कहीं भी फिक्स्ड नहीं होते। एंड अलाउज द रीडर और क्रिटिक अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द नॉवेल इन डिफरेंट वे। एस्पेक्ट वर्ड ऐसा है जो कि वेगली बहुत सारे डायमेंशंस के लिए, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स के लिए कंबाइंडली यूज किया जा सकता है। एस्पेक्ट अपने आप में ना एक पॉजिटिव क्वालिटीज को डिफाइन करे ना नेगेटिव क्वालिटी को। किसी के कोई भी व्यू पॉइंट्स हैं, दे कैन कंबाइंडली से दीज आर दी एस्पेक्ट्स। देखिए और क्या कहते हैं वो नॉवेल के बारे में। ही सेज, Since the novel is itself often colloquial means written in a simple language, it may possibly withhold some of its secrets from the graver and grander streams of criticism. कि नॉवेल जब एक राइटर नॉवेल लिखता है तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबको आसानी से समझ आने के चक्कर में लैंग्वेज बहुत ही सिंपल हो जाती है और कई बार बहुत ग्रैंड और ग्रेव व्यू पॉइंट्स जो हैं हमारे राइटर की कोई ग्रेव फिलॉसफी है वो मेंशन नहीं कर पाते, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू नॉर्मल कॉमन पीपल। राइट, तो वो कहते हैं कि ग्रैंडर स्ट्रीम्स जो है ना क्रिटिसिज्म की, वो अधूरी रह जाती हैं, विद होल्ड हो जाती हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड मे रिवील देम टू बैक वाटर्स एंड शेलो।
बैक वाटर्स एंड शेलो, बैक वाटर जैसे होता है ना रिवर का बिल्कुल बैक में जाकर कलेक्ट हो जाता है, उसमें बहुत फिल्थ भी होती है, बहुत डस्ट, बहुत गंद होता है उसके अंदर। तो ऐसा लगता है कि जब एक राइटर अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन विद होल्ड करके रखता है तो इट गेट्स गैदर्ड इन द राइटर एज बैक वाटर। अपने हिसाब से ईएम फॉस्टर जी ने 7 टोटल एस्पेक्ट्स बताए हैं: स्टोरी, पीपल, ड्रीम, प्लॉट, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम। दीज आर दी 7 एस्पेक्ट्स दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट। सबसे पहले वो बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी कैसी होनी चाहिए? जो आपको बांध कर रखे। एक ऐसी स्टोरी जिसमें आप अपने, अगर आप मूवीज की बात करें तो स्क्रीन के सामने बैठे और ये सोच रहे कि अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, ऐसा थॉट जब किसी रीडर के अंदर आ जाता है, दैट मीन्स द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। A great story in any case must include esteem. He proceeds onwards to examine a model, The Antiquary by Sir Walter Scott. तो ये एक एग्जाम्पल है नॉवेल का जो उन्होंने दिया। वॉल्टर स्कॉट काफी पॉपुलर राइटर थे। स्कॉट्स वर्क इज अनडाउटेडली established on the what happens next. वॉल्टर स्कॉट का अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी बुक्स हमेशा ऐसी हुआ करती थी कि रीडर्स अपने नेल बाइट करते हुए सोचेंगे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, राइट। और नॉवेल में एक एस्टीम होनी चाहिए, एक ऐसा प्लॉट जो कि थोड़ा सा ग्रैंड हो। कन्वर्सली, War and Peace by Leo Tolstoy is a genuine case of a sequence of events that develops after some time while including esteem. तो लियो टॉल्स्टॉय के नॉवेल्स में एस्टीम भी हुआ करती थी, ग्रैंडियर ऑफ द टॉपिक्स तो हुआ ही करते थे, साथ ही साथ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट का फील भी हुआ करता था। तो रीडर को ईगर जब तक नहीं बनाया जाएगा ना, कोई भी नॉवेल या कोई भी मूवी भी आज की डेट में कहें तो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। द रीडर इज ईगर टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट एंड दैट इज व्हाई द नॉवेल मस्ट बी वेल सीक्वेंस्ड। सीक्वेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ नया आता जाए हमारे रीडर के सामने। Foster makes reference to Leo Tolstoy because he is among the few literature writers who have written sequenced novels. नॉवेल में एक ऐसा और एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाए कि रीडर की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही चली जाए आगे क्या होगा ये सोचकर। नाउ ही टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर्स। 2 तरीके के कैरेक्टर्स वो बताते हैं, फ्लैट एंड राउंड। कैरेक्टर्स यूटिलाइजिंग वर्क्स बाय चार्ल्स डिकेंस फॉर इंस्टेंस। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस काफ़ी पॉपुलर नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। हार्ड टाइम्स काफ़ी पॉपुलर नॉवेल है। अगर आप एक्सटर्नल वर्क पढ़ना चाहें तो चार्ल्स डिकेंस के कुछ नॉवेल्स को ज़रूर पढ़िए। फ्लैट कैरेक्टर्स उन्होंने कहा आर दोज दैट ओनली हैव 1 or 2 कैरेक्टराइजिंग एट्रीब्यूट्स व्हाइल राउंड कैरेक्टर्स आर कंप्लीटली डेवलप्ड। फ्लैट कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत में जैसे होते हैं वैसे ही एंड में भी रहते हैं। सपोज जैसे हमारे हिंदी मूवीज में हीरो का या हीरोइन की कोई फ्रेंड होती है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे शुरुआत में होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट किसकी लाइफ में आता है? राउंड कैरेक्टर्स की लाइफ में। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, हीरो का दोस्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, हीरोइन की फ्रेंड इम्पॉर्टेंट नहीं, नहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्टोरी को मूव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन खुद की डेवलपमेंट नहीं होती। those who dislike Dickens have an excellent case. He ought to be banned. राइट। कुछ लोग हैं जो डिकेंस को डिसलाइक करते हैं क्योंकि ही सेज कि डिकेंस के नॉवेल्स में जनरली कैरेक्टर्स फ्लैट हुआ करते थे। सभी कैरेक्टर्स की लाइफ बड़े मोनोटोनस वे में, सेम वे में आगे बढ़ती रहती थी। So as per Foster, about all Dickens characters are flat, yet his histories in any case figure out how to paint a vision of humanity that is not shallow. तो डिकेंस क्या करते थे अपने नॉवेल्स में? बेसिकली ह्यूमैनिटी को पोर्ट्रे ज्यादा करते थे रादर देन ग्रोइंग द कैरेक्टर्स। जेन ऑस्टिन की स्टोरीज राउंड कैरेक्टर्स के आसपास हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू ईएम फॉस्टर। सभी के व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। फॉस्टर जी का व्यू पॉइंट ये है कि जेन ऑस्टिन की स्टोरी में बहुत डेवलपमेंट हुआ करती थी कैरेक्टर्स में। Pride and Prejudice, the very popular, you must have read, in Sense and Sensibility. And in spite of the fact that she generally closes her novels before they have gotten an opportunity to experience their lives, the reader has no trouble in envisioning them doing
एज सच। जेन ऑस्टन की जो नॉवल है ना, जनरली एक ऐसे एंड पर आकर ख़त्म हो जाया करते थे जहाँ से हम उनकी फर्दर लाइफ भी देखना चाहें, तो वो फर्दर लाइफ हमें नहीं दिखाई जाती थी। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, हीरो हीरोइन अलग हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, रीयूनाइट हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई, द फॉग इज लिफ्टेड। और जब रीयूनाइट होते हैं और हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं उसके बाद की लाइफ में, वहाँ पर वो नॉवेल्स एंड हो जाया करते थे। तो रीडर्स के दिमाग में एक विजन चलता रहता था कि एलिजाबेथ और डार्सी अब बड़े अच्छे से कहीं पर रह रहे होंगे एक दूसरे के साथ, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द कैरेक्टर्स राउंड। क्योंकि हम उन कैरेक्टर्स को इतना देख चुके हैं फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड कि हम उनकी फर्दर ग्रोथ भी अपने दिमाग में विजुलाइज करते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है राउंड कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने का। अगर ग्रोथ हुई है, नॉवेल के अंदर ग्रोथ हुई है, तो हमारे दिमाग में भी फर्दर ग्रोथ चल रही है एज अ रीडर। इसके बाद वो बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट इज स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स। In the chapter on plot, Foster clarifies that a story is a narration of events. वो तो है ही, कुछ events होती हैं। While a story may state the king died and the queen died. एक simple story क्या कहेगी, king मर गए और फिर queen मर गई। बट एक प्लॉट जो कि अच्छे से डेवलप्ड सीक्वेंस है, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, तो कुछ ना कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जो प्लॉट दिखाता है। स्टोरी, जब हम किसी को स्टोरी बता रहे हैं ना, तो वी जस्ट से कि दिस हैपन, दैट हैपन, हीरोइन मेट विद ईच अदर, दे गॉट सेपरेटेड एंड दे रीयूनाइटेड। लेकिन जो प्लॉट होगा वो बीच के इवेंट्स को, रीजंस को, सारे कॉजेस को भी साथ में बताएगा। Both have a time sequence, yet in plot time is eclipsed by causality. Cause दिखाया गया है यहाँ पर। Plot request knowledge from the readers. Plot कहता है कि हमें knowledge दो, external knowledge भी दो, इतना basics तो सबको पता है। This is a love story, तो इसमें क्या होगा उतना basics तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या क्यों हुआ, right? Cause is something that we need to know, including the capacity to recollect occasions and interface strings, and this enables the creator to make puzzle by postponing certain clarifications until some other time in the plot. बहुत बार हम लोग एक कपल की रीयूनियन एक्सपेक्ट करें कि होगी ही होगी, राइट? जनरली मूवीज में तो ऐसा होता ही है ना कि एक कपल का ब्रेकअप हुआ और रीयूनियन भी होती ही होती है। इन रियलिटी ऐसा हो या ना हो, हम बहुत बार एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी होगी, नेक्स्ट इवेंट में, नेक्स्ट मीटिंग में उनकी रीयूनियन हो जाएगी, ऑल द फॉग विल बी लिफ्टेड, लेकिन थोड़ा सा पोस्टपोन होता रहता है और वही हमारा इंटरेस्ट जेनरेट करता है। ओ माय गॉड, इस बार भी ये नहीं मिले, अब कब मिलेंगे, राइट? सो इन एनी केस प्लॉट मस्ट बी अ हार्मनी अमंग ओकेजन्स एंड कैरेक्टर्स। जिस तरीके की ओकेजन, जिस तरीके के इवेंट्स चल रहे हैं, उसी तरीके का बिहेवियर कैरेक्टर्स का होता है, तो हमें लगता है कि प्लॉट अच्छा चल रहा है। Characters must impact the plot dependent on their characters, or else they are essentially cleared away by fate. तो characters अपने आप को डेवलप करते हैं according to the plot, या फिर fate का कोई ना कोई रोल होता है, किस्मत का कोई ना कोई रोल होता है। तो दिस इज व्हाट क्रिएट्स द इंटरेस्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स। बहुत सिंपल स्टोरीज तो आजकल तो फिर भी पसंद भी नहीं की जाती है सिंपल स्टोरीज। पुराने टाइम में अगर हम 60s की और 70s की मूवीज की बात करें तो वेरी सिंपल स्टोरीज वर रियली लाइक्ड बाय ऑल दी वॉचर्स, ऑल दी रीडर्स। अब हमें चाहिए, आजकल हमें चाहिए, बड़े फार साइटेड थे ई.एम. फॉस्टर, बिल्कुल मॉडर्न रीडर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा कि स्टोरीज में एक ट्विस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल स्टोरीज तो कहीं ना कहीं जाकर मोनोटोनस हो ही जाएंगी, और ऐसा अब हो भी रहा है। वेरी सिंपल स्टोरीज आर नॉट लाइक, कोई ना कोई थ्रिल, कोई ट्विस्ट, कोई टर्न, कोई ट्विस्टिंग ऑफ द प्लॉट, ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब हम किसी स्टोरी में पाते हैं तब हम ज्यादा लाइक करते हैं उस प्लॉट को। इसके बाद बात की जाती है फैंटेसी की। हम लोग मूवीज देखने क्यों जाते हैं? डेली की मोनोटोनस लाइफ को ही अगर मूवीज में भी देखेंगे तो दैट विल बी वेरी बोरिंग। सम एंटरटेनमेंट इज नीडेड। तो फॉस्टर कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई फैंटास्टिकल एलिमेंट भी राइटर्स को यूज करना चाहिए अपनी स्टोरी में। जरूरी नहीं है कि मैजिकल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ सुपरनैचुरल, कुछ मैजिकल, कोई गोस्ट इंक्लूड किया जाए, बट रियल लाइफ को थोड़ा सा इंचेंटमेंट के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। जो हमारे मूवीज में गाने होते हैं, रियल लाइफ में तो
हीरो हीरोइन सड़कों पर नाच गा कर अपने प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन मूवीज में ऐसा किया जाता है, वो भी तो एक तरीके की फैंटेसी है। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट पैरोडी एंड अडेप्टेशन। अगर जैसे पुरानी नॉवेल्स का अडेप्टेशन, पुराने प्लेस का अडेप्टेशन, या कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट आपकी नॉवेल में इंक्लूड कर दिया जाए जिसको कि लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें, तो दे विल बी वेरी मच इंचैंटेड। Mention of some historical event, mention of some historical person, mention of something which is very popular, तो उसका मेंशन अगर होगा तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और उनके माइंड से वो स्टोरी कभी भी गायब नहीं होगी। इसके बाद वो कंबाइंडली बात करते हैं पैटर्न और रिदम की। आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी जिसमें फर्स्ट हाफ में इट इज गोइंग इन अ डिफरेंट मूड और सेकेंड हाफ में बिल्कुल डिफरेंट मूड हो जाता है, राइट। एग्जाम्पल, वेरी पॉपुलर मूवी जब वी मेट, शुरुआत की मूवी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट हाफ ऑफ द मूवी। एंड मेनी अदर पॉपुलर मूवीज एंड बुक्स जिनमें कि फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक ग्रोथ हो रही है कैरेक्टर्स की, सारा गुडी गुडी पार्ट चल रहा है, सेकेंड हाफ काफी ट्रैजिक हो जाता है और एंड में ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल हो जाता है, राइट। या फिर ऐसा होता है कि दो पैरेलल कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ, जिनकी एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी है, तो वहां पर भी पैरेललिज्म हो जाता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ऑर ग्लास स्ट्रक्चर, वेयर वन कैरेक्टर सोशल एक्सटेंशन मीट्स विद अनदर सोशल फॉल। एक की ग्रोथ, एक का फॉल, या फिर एक का ऐसा टाइम पीरियड की शुरुआत में देवर इन अ वेरी फॉलन स्टेट एंड लेटर ऑन दे ग्रू। अगर आप एक नॉवल पढ़ेंगे ग्रेट गैट्सबी, तो उसकी शुरुआत और उसका एंड बिल्कुल डिफरेंट है। दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जनरली हर मूवी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम और ग्लास स्ट्रक्चर कहते हैं। या फिर सर्कल, जहां से कैरेक्टर्स ने शुरुआत की वहीं पर वो आकर मिल गए। देयर इज अ वेरी पॉपुलर मूवी ऑफ शाहरुख खान, वीर ज़ारा, जहां से शुरुआत हुई थी मूवी की, वहीं पर वो मूवी आकर एंड होती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न देने की जरूरत होती है हमारे राइटर को, जिससे कि रीडर्स उस स्टोरी के साथ बंध जाते हैं। पैटर्न enables reader to consider the book as an entirety in general. Foster cautions, however, that pattern must develop naturally. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती कुछ insert किया गया है to make a pattern. When characters are constrained into a pattern, the story loses realness and becomes, hyperbolic, we can say, exaggerated हो जाती है. Rhythm is represented by a motif that shows up in slight varieties all through the story and serves to help bring it together. रिदम के लिए वो कहते हैं कि अगर स्टोरी में कोई मोटिव होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गिफ्ट है, एक फ्लॉर है विच हैज बीन गिफ्टेड बाय सम पर्सन टू अनदर पर्सन, और पूरी स्टोरी में जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है उस फ्लॉर को बार बार दिखाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मोटिव। तो ही सेज कि कहीं ना कहीं अगर और कुछ ना पॉसिबिलिटी बन रही हो तो किसी मोटिव को ही यूज कर लीजिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोटिव को देखकर बार बार लोग उस स्टोरी से फिर से कनेक्ट कर पाएंगे अगर कोई रिदम ब्रेक हो भी रहा है तो पैटर्न और रिदम अच्छे से इंसर्ट किया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि जो भी किया जा रहा है वो जबरदस्ती किया जा रहा है। एज ए कंक्लूजन फॉस्टर जी कहते हैं कि लिटरेचर जो है वो सोसाइटी का ही एक मिरर है, एंड दैट इज सो ट्रू। कितने एलियन कैरेक्टर्स ले आएंगे राइटर्स, जो कुछ भी है आसपास ही है अपने। एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे ओ हेनरी, जिनको थोड़े टाइम के लिए जेल हुई थी, और उन्होंने बाद में कहा था कि मैंने जेल में रहकर जितने कैरेक्टर्स अपने आसपास देखे उन्हीं के बेस पर अपनी स्टोरीज को लिखता चला गया, और उनकी स्टोरीज बहुत पॉपुलर हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आयरॉनिकल ट्विस्टिंग एंड एंडिंग। तो कहा यही जाता है कि सोसाइटी लिटरेचर से इंस्पायर होती है, लिटरेचर सोसाइटी से, तो दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन ही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नॉवेल्स में थोड़ा सा सोसाइटी का बेटर वर्जन ज़रूर दिखा दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो रियल लाइफ में होती हैं वो इग्नोर करके लाइफ का एक बेटर वर्जन दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी लुक एट दी नॉवेल आनंद मठ, इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, आनंद मठ भी मैं आपको वीडियो फॉर्म में करवाने वाली हूँ। When we look at this novel Anand Math by Bankim Chandra Chatterjee, it not only tells us about the society of then Bengal when the sannyasis rebelled to gain back freedom
for their motherland, but also shows how the inhuman governance had caused many hardships for ordinary people during the Bengal famine of the 1770s. Right? हम इसे सभी जानते हैं, इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड, ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने के लिए. एक फेमस प्रोटेस्ट था इन बंगाल बाय दी सन्यासीज. किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपनी एट्रोसिटीज प्रैक्टिस किया करते थे, क्रूएलिटी, वायलेंस प्रैक्टिस किया करते थे ओवर इंडियंस, दैट हैज बीन शोन. तो मिरर हुआ ना सोसाइटी का. द सोसाइटी ऑफ दोज टाइम्स इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द फिक्शनल नैरेटिव. फिक्शनल तो था, कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं ली गई, दो द इवेंट्स नैरेटेड इन द नॉवेल आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रूथ. फिक्शनल होते हुए भी है तो सच्चाई ही. Indeed, fiction is not history, but it is no less than history to understand the society and culture of that period. तो ऐसे कोई रियल टाइम कैरेक्टर्स नहीं लिए गए, लेकिन फिर भी आनंद मठ बहुत हेल्प करती है हमें उस टाइम की सोसाइटी, उस टाइम के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो एन ऑथर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर एज एंड नोइंगली और अननोइंगली रिप्रेजेंट्स दी सोसाइटी. ऑथर है तो इस दुनिया का ही हिस्सा ना, कोई एलियन तो है नहीं ऑथर. तो इस दुनिया का हिस्सा होते हुए जब वो लिखेंगे तो इस दुनिया के बारे में ही लिखेंगे, इसीलिए वो इसी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन अ ब्रीफ कंक्लूजन, फॉस्टर स्पेकुलेट्स एज टू द फ्यूचर ऑफ द नॉवेल. अब फ्यूचर क्या होगा नॉवेल्स का? 1927 में लिखा गया है, उसके हम 100 साल आगे के फ्यूचर में तो लगभग ऑलरेडी आ ही चुके हैं. ठीक है, asserting that it will in fact not change at all because human nature does not change. इंसान तो वही है, वैसे ही हैं आज भी. हाँ, ट्रेंड्स में, फैशंस में, टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, लेकिन 1927 के लोग अपने टाइम का एनवायरनमेंट एनालाइज करते थे और उसी को नॉवेल्स में देखना चाहते थे, राइटर्स उसी को लिखते थे. अब 2023 में हम चाहेंगे कि हम अपने आसपास की चीज़ों को बुक्स की फॉर्म में देखें. तो बेसिकली बेसिक चीज़ें तो वही हैं कि नॉवेल इज द मिरर ऑफ सोसाइटी. ही कंक्लूड्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल इज नो मोर देन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. जितना डेवलपमेंट सोसाइटी का होगा उतना ही डेवलपमेंट किसी नॉवेल का भी होगा. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया, जस्ट टेक डाउन द नोट्स एंड यू आर डन. एग्जाम्स में अच्छे से अपीयर कर पाएंगे, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए. वन मोर थिंग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स, एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम. बाकी टॉपिक्स जो हमारे VAC के हैं वो भी कवर हो जाएंगे अंडर द सेम प्लेलिस्ट. यू कैन फाइंड इट इन फ्यूचर.